प्रणाम प्रणाम प्रणाम. वेलकम महाराष्ट्र. मी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामींचं तुम्हाला सांगितलं होतं. त्यांचे बरेच ते जे काही वेबिनार आणि हे होतात ते बघतो. त्यांनी मला नाही वाटत अजूनपर्यंत हा विषय घेतला आहे. बघूया केव्हा घेतात. मला काय म्हणायचं आहे की आपण हे व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTT? काय म्हणता? OTTचा फुल फॉर्म काय? ओव्हर द टॉप. ओव्हर द टॉप. ओके. आपण जे फिल्म्स बघतोय किंवा जे वॉट आर एंटरटेनमेंट, आपण फक्त एंटरटेनमेंटच्या दृष्टीने का नाही बघत? आपण त्याला रिलिजियस हे फालतू किंवा अजून असे का त्याला व्ह्यू देतो? ठीक आहे, आपण बघा आपला फोकस वेगळाच आहे. आपला फोकस आहे विभत्स कंटेंट. फोकस इज व्हेरी शार्प. माय फोकस इज व्हेरी शार्प. इट इज रेझर शार्प. ओनली विभत्स कंटेंट. बरोबर. That is my, I am not deviating anywhere. There are other people doing other things, Somebody told me that you bring, काय म्हणतात, हे drugs also. I said there are many people working for drugs. I want to concentrate only on Vibha's content. Those who are serving this content, they are anti-nationals and they should go to jail. दादा, पण मुस्लिम लोकांनी त्यांच्या लोकांची जनजागृती आजपासून किती सेंचुरीजने करतायत. आपल्याला काय एवढा वेळ लागला? आणि एकच हिंदू राष्ट्र, एकच. नहीं, आपल्याला वेळ इसलिए देखिए ऐसा है कि गांधी जी की हत्या ये इसका मूल कारण है. तो दूसरा, गांधी जी के जो टीचिंग्स थे उस पर भी डिबेट होनी चाहिए. आप देखिए कि गांधी जी का जो, गांधी जी ने देश की कई सेवा की है ना. कई चीजें ऐसी जो सब गांधी जी के अकाउंट में जाती हैं. स्वच्छ भारत भी तो गांधी जी का ही है, समझो आप, है ना. ग्राम स्वराज की बात तो गांधी जी की है, ठीक है. लेकिन गांधी जी ने जो खूब सेवा की देश की. पहली, उन्होंने संपूर्ण अहिंसा की बात की. वो जो अहिंसा का अपघटन कर रहे हैं, वो अपघटन अहिंसा का डेफिनेशन भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने भी नहीं दिया है. कोई ऐसा नहीं कहता कि आपको कोई मारे तो आप उसको रिटेलिएट मत करो अपना. तो गांधी जी ने हमारी प्रतिकारक शक्ति जो है, इम्यूनिटी सिस्टम को खत्म कर दिया है. और मैं इसलिए कर पा रहा हूं कि मैं वीर सावरकर में मेरा जबरदस्त विश्वास है. उसका एक एपिसोड जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो जिससे मैं प्रेरित होता हूं. जब 1937 के अंदर वीर सावरकर जेल से बाहर आए, नजर कैद से बाहर आए, और उनको पॉलिटिक्स में भाग लेने की अनुमति मिली ब्रिटिशरों की तरफ से. उस टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन और SM जोशी, ये 3 कांग्रेस के नेताओं ने उनको न्योता दिया, आमंत्रण दिया कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा. सावरकर ने ना बोल दिया. सावरकर ने यह कहा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, और भारतवर्ष के अंदर हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना ये देश के साथ धोखाधड़ी है. इसलिए मैं मेरे कांग्रेस में आके मैं ये पाप लेना, मेरे सिर पे पाप नहीं लूंगा. और आप इतने आगे बढ़ चुके हो, गांधी जी इसमें आगे बढ़ चुके कि आप गांधी जी के साथ आगे चलेंगे नहीं, आप वापस नहीं आ सकते. और उन्होंने कहा, उस टाइम पे स्टेटमेंट है उनका है, मैं सही देशभक्तों के आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में जो देश के साथ राष्ट्रवाद के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं. और 1937 के अंदर उन्होंने कह दिया था कि अगर मुस्लिम तुष्टीकरण का ये रवैया बंद नहीं हुआ कांग्रेस का, तो भारत का विभाजन हो सकता है. मतलब विभाजन के 10 साल पहले सावरकर ने भविष्यवाणी कर दी थी विभाजन. और धनंजय कीर जो उनके बायोग्राफर है, उनसे बहुत मैं प्रेरित हुआ. उन्होंने ये कहा कि ये जो बलिदान था सावरकर का, वो राणा प्रताप जैसा बलिदान था. जब राणा प्रताप को अकबर ने न्योता दिया, उस टाइम पे राणा प्रताप के सगे संबंधी, साथी राजा सब अकबर को जाके मिल चुके थे. अकबर ने एक नया दौर शुरू किया था, मंदिर तोड़ने पर रोक लगाती थी. और अकबर ने कोई 2 पॉजिटिव काम किए थे जिससे ये लोग गए वहां पे, ठीक है. लेकिन राणा प्रताप ने कहा कि नहीं,
भले मुझे अकेले लड़ना पड़े, ये लड़ाई में लड़ूंगा। ये मेरे संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। और आप देखिए कि राणा प्रताप 1597 में उनकी डेथ हुई, छत्रपति शिवाजी के जन्म से 30 साल पहले। 1597 के अंदर जब उनकी स्वर्गवास हुआ, उस टाइम पे चित्तौड़ के अलावा पूरा मेवाड़ जीत चुके थे। तो अगर आपका हेतु सात्विक है, आपका लक्ष्य सात्विक है, उसको आगे ले जाने वाले सात्विक है, तो वो यज्ञ को सफल होना ही है, इस बात में मानता हूं। नमस्कार, मैं प्राध्यापक विठ्ठल सोनटके, मैं कीर्ति कॉलेज में पढ़ाता हूँ और वाइस चांसलर भी रहा हूँ। ये जो आपने समस्या बोली वो बहुत ही समस्या, अभी आपने जो बोला कि इस समस्या को धर्म से क्यों, रिलीजियस एंगल क्यों देना, तो ये अभी समय आ गया है कि हिंदू धर्म का उत्थान होना आवश्यक ही है और उसके लिए हम सबको करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि हम ये सांस्कृतिक आतंकवाद के साथ साथ लव जिहाद के केसेस हमारे कॉलेज में हो रहे हैं और हम उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और हम हमारे कॉलेज के लेवल पे भी बहुत सारे उसके अंदर बॉलीवुड ही है मेन। हाँ, वो उसमें मेन विलेन बॉलीवुड है उसके और अंदर। ये सब आप जानेंगे तो बॉलीवुड में एक भी ऐसा नाम नहीं है कि जो जिनको हम शांति दूत कहते हैं और वो सब ये कुकर्म कर रहे हैं और अपने जितने भी लोग काम कर रहे हैं। आप देखो ना जॉनी सिंस को के अंदर रणवीर सिंह उससे उसके साथ फिल्म कर रहा है, इतनी गंदी फिल्म कर रहा है। इन लोगों की जगह जेल में ही है, आप समझो। मेरा यही सुझाव है, तो इसका निराकरण होगा, बाकी होगा नहीं। मैं ये गड्ढा सा जो है, कुहाड़ी क्या बोलते हो मराठी में, क्या बोलते हो? कुहाड़ा बोलते हो? कुहाड़ा से इसका समाधान होगा, बाकी नहीं होने वाला। वही जो हिंदू जनजागरण समिति कार्य कर रही है, मैं सनातन के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ और जो कार्य है ऐसे अधर्मों को श्री कृष्ण की भाषा में उनका अपराध होने के बाद उनका नाश करना अनिवार्य है और उसके लिए हमें वो भी प्रयत्न कर सके तो संविधान के माध्यम से और संविधान के दूसरे राह से भी उनका सर्वनाश करना होगा, तभी ये हो जाएगा। और इसके लिए ऐसे जो कार्यक्रम है, मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस में होना चाहिए जिनकी मदद से हम अपने युवाओं को जागरूक कर सके। धन्यवाद। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, एक पुस्तक लिखने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं, सम्राट शिवाजी। मैंने आपको बताया उनका जो विस्तार कितना बड़ा था, अगर विस्तार आप गिनते हो तो सम्राट है, राजा नहीं, गलती अपनी है। दक्षिण दिग्विजय जो है उसको हम गिनते नहीं है, हम उनका राज्याभिषेक के बाद में स्टोरी एंड हो जाती है। तो सम्राट बड़ा काम उन्होंने उसके बाद में किया है, समझो आप। तो एक मैं पुस्तक लिखना चाह रहा हूं, सम्राट शिवाजी, क्या वो 1000 वर्ष के भारत के सबसे बड़े शासक थे? एक पुस्तक का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। डॉक्टर सोनटके सर ने अभी बात की हमसे, तो उनकी एक विशेषता बता तो आज इस कार्यक्रम के लिए उनके कॉलेज से 20 छात्रों को लेके आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मेरा थोड़ा अलग सवाल है, आपको है, और शायद ये सवाल भी नहीं है, प्रस्ताव है, या उस दृष्टि से आप देख सकते हैं, या इसके ऊपर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे लगता है कि कैसे हिंदू धर्म के प्रतीकों का हनन किया जाता है, ये सब तो हो रहा है, लेकिन जो 1000 गेट पॉलिसी पाकिस्तान भारत के साथ खेल रहा है, तो कहीं पे एक विचार ऐसे होना चाहिए, चाहे मूवी भी न बने, सिर्फ ट्रेलर बने, वो ट्रेलर ऐसा हो कि आयशा और महमूद या व्यभिचारी अकबर, पागल औरंगजेब सामने से आने दो, उनको अस्वस्थ होने दो, आगे कैसे डील करना है वो देख लेंगे, लेकिन उनको भी तो थोड़ी एनर्जी उनकी चली जाए। ये अदरवाइज क्या हो रहा है कि आपने जो कहा, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। एक समस्या मैं जो देख रहा हूँ वो ऐसी है, लव जिहाद क्या होता है, हमारे घर से लड़की भगाई जाती है और फिर हमारे कार्यकर्ता लेके आते हैं, केस होता है, वो सब होता है। गोरक्षा क्या होती है, गाय लेके जाते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का फुल टाइम काम होता है, केस लड़ते हैं, उनके लिए 10% बिजनेस लॉस होता है, नथिंग मोर।
तो लड़ाई है ना हमारे आंगन में आती है और हम जीत किसको मानते हैं कि हमने उनको कैसे अच्छी तरीके से खदेड़ा, तो ये हमारे लिए हमारी जीत होती है। तो ये काउंटर बदलना चाहिए। ये इस दृष्टि से मैं ये कह रहा हूं मैं लड़ाई वहां पे लेके जाओ, अरे तो भी डैमेज। जितेंद्र जी, मैं विचार थोड़ा सा अलग रखता हूँ जी। देखिए, इसलिए मेरे पास कट्टरवादी इस्लाम का जो मेरा नॉलेज है वो शायद देश में कोई का नहीं, बहुत कम लोगों का होगा। मतलब आप मेरे साथ बैठोगे तो मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता दूंगा। लेकिन अगर कम मुसलमान भी अच्छे हैं, उसकी थोड़ी जगह हमें रखनी पड़ेगी। यहाँ मैं आपसे असहमत हूं। मैं अभी एक दोस्त है मेरा मुसलमान, देवबंदी फैमिली में से, उसकी लड़की फोटोग्राफर है। मैंने 3 लाख रुपए कमाती फोटोग्राफी के माध्यम से, सिंगापुर में पढ़ के आई। तो उसकी बेटी की का बर्थडे था, तो मेरे को उसे बुलाया। तो मैं गया। सभी लड़कियां ऐसे मॉडर्न ड्रेस, मॉडर्न मतलब अच्छा डिग्निफाइड ड्रेस था, मॉडर्न ड्रेस था, पैंट शर्ट है ना, इस टाइप के सब पहन के आए थे। अब मैं मुसलमान कम्युनिटी का थ्रू आउट एक अध्ययन करता रहता हूं। मतलब मेरा जहां भी मैं जाता हूं, अगर मुझे रिसेप्शन में भी मुसलमान मिल गई तो मैं उसको मिल गया तो मैं उसका माइंड पूरा करता हूं। तो ये मेरा अध्ययन चलता ही रहता है। तो जो उसमें सब में मॉडर्न लड़की थी, तो मैंने उससे मेरे से रहने के मैंने पूछा ये कौन है? ये मैं समझा कि ये कोई हिंदू लड़की होगी। उसे बोला मेरे भाई की साली है। तो बिल्कुल बात बराबर है कि जो कट्टरवाद बढ़ा है मुसलमानों के अंदर, अब बहुत ज्यादा बढ़ा है। कांग्रेस का उसमें सपोर्ट था। लेकिन अभी भी हमको सिटीज के अंदर मिल जाते हैं कुछ लोग, अच्छा गांव के अंदर भी मिल जाते हैं। तो इसमें देखो ऐसा है कि मैं अब ये ओपनली बात कहूंगा, मतलब सभी मुसलमान इकट्ठा हो जाए, वो परिस्थिति हमें खड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर 10% भी अच्छे हैं, 20%, 40% भी अच्छे हैं, तो उनकी जगह अपने को रखनी पड़ेगी। क्योंकि कई चीजें मैं बता नहीं सकता आपको कि मेरा आप अकेले मिलोगे तो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ बात करना चाहता है कि मुसलमान का इकट्ठा होना वो ठीक बात नहीं है। 20 करोड़ की संख्या है, 20 तो ऑन पेपर है, वो 25 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 40 तो वो अपने को उसमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा। और उसमें श्री नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रेटेजी, वो सही स्ट्रेटेजी, उनकी स्ट्रेटेजी भी ये है। इन बातों के साथ वो मेरे से भी संबंध है, मैं उनसे इस बारे में बात करता रहता हूं। और कट्टरवाद के सामने लड़ाई लड़नी है। जो इन्होंने जिहाद की जो किताब लिखी अपने हलाल की, सुंदर काम है। और देवबंद तो मेन है इसके अंदर। जब सनातन संस्था के ऊपर बैन की मांग आई 2018 के अंदर, जब ये केसेस हुए अपने दाभोलकर के और पानसरे के, तो मेरे से रहा नहीं गया कि मेरे घर पे एक साड़ूंके करके, मेरी सरनेम भी साड़ूंके ओरिजिनली, एक साड़ूंके करके लड़का मेरे पास में, मैं कर्नावती में रहता था और आता था, और मेरे बच्चों को बड़ा अच्छा संस्कार देता था। वो ऐसा पूरा पट्टा करके आता था, सनातन संस्था पहन के, यूं आगे उसका लिखा रहता था सनातन संस्था। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने पद्माजा जोशी जो एंकर है अभी आजकल टाइम्स नाउ के अंदर, उसको मैंने बोला पद्माजा इंस्पायर टू स्टोरी कर, एक छोटी सी। बोले हाँ मैं करती हूँ सर, में करती हूँ। तो मैं आया टीवी और मैंने कहा कि सनातन संस्था जो है वो संस्कृति सिंचन का काम करती है, और मेरे बच्चों को छोटेपन से सनातन संस्था के वर्कर मिलने आते थे, तो मुझे उनका अनुभव है। दूसरा, उनके लिटरेचर में कहीं भी वायलेंस की बात नहीं, हिंसा की बात नहीं। अगर हिंसा उनके कोई व्यक्ति ने की है, करी है, और वो सजा होती है तो ठीक है, अभी तो केस ही चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन बैन करने की बात करोगे तो पहले बैन होगा देवबंद और तबलीग जमात, जिन्होंने पूरी दुनिया में सब में ज्यादा टेररिस्ट दिए, सब में ज्यादा टेररिस्ट अगर पैदा किए हैं तो वो देवबंद और तबलीग जमात ने किए।
मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड से भी ज्यादा संख्या के अंदर। ये असद मजूर है, मसूद अजहर। आज तक देवबंद ने इसको कंडेम नहीं किया ओपनली। कहा किया कंडेम बताओ? तकवीतुल ईमान नाम की एक किताब है, ये याद रखिए आप। मैं इसको लाया था पब्लिक के अंदर। तकवीतुल ईमान नाम की किताब मदरसा में पढ़ाई जाती है। इट इज अ स्टेपिंग स्टोन टू इस्लामिक टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म। वो सभी धर्मों के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज, उनको कंडेम करती है, कट्टरवाद को ग्लोरीफाई करती है, इस्लामिक कट्टरवाद को। उसको 2015 में इसका पर्दाफाश किया था मैंने। आज भी पढ़ाई जाती है वो मदरसा के अंदर। तकवीतुल ईमान, इसमें कुछ करना चाहिए आपको। तो देवबंद इसके अंदर मेन विलन है, और देवबंद की कोई भी बात में मानता नहीं। अभी एक सन के बहुत बड़े नेता वो अरशद मदनी को मिलने गए हिंदू मुस्लिम एकता का डायलॉग करने के लिए। तो मैंने उन नेता से कहा, मैंने कहा आपने इनको कहा कि तकवीतुल ईमान विड्रॉ करिए आप मदरसा में से। तो उन्होंने बोला कि मुझे मालूम ही नहीं है ऐसी किताब है। तो हमें सच होना पड़ेगा। आप समझे, देवबंद तो क्या है कि कट्टरवादी है, पूरा वहां भी है। इट इज इंडियन वहां भी। और मजे की बात की वो वहां पे सुधरने लगे। वहां पे उन्होंने मंदिर भी अलाउ कर दिया। उसने जो सलमान है उसने महाभारत और रामायण के ऊपर रखा है। ये कमाल खैर नरेंद्र भाई का है कि उन्होंने इस टाइप का वातावरण पैदा किया वहां पे। प्रिंस सलमान ने जो भी किया है, जो लाया रिफॉर्म, जबरदस्त रिफॉर्म से, तो संवेदना कट्टरवादी भारत और पाकिस्तान में है। आप समझे, ये भी एक बड़ी विडंबना है। नमस्कार।